अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। हम लोग पढ़ रहे थे हमारे हीमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब एनीमिया ड्यू टू हीमोलिसिस, जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ी एक्स्ट्रावेस्कुलर डोमिनेंट, फिर हम पढ़ रहे थे इंट्रावेस्कुलर डोमिनेंट। अब हम लोगों का है इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। अब इम्यून से साफ पता चल रहा है, जहाँ पे भी वर्ड इम्यून आ जाता है ना, वहाँ पे इम्यून सिस्टम मतलब कि हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडीज़ आ गए। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडीज़। अब ये ना दो टाइप्स का होता है हमारे पास, या आईजीजी बनते हैं या आईजीएम बनते हैं। बनते किसके खिलाफ हैं? हमारे रेड ब्लड सेल के खिलाफ। मतलब कि हमारा ये लेट्स सपोज रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर कोई एंटीजन मौजूद है। क्या मौजूद है? एंटीजन। उस एंटीजन के खिलाफ बॉडी बना देती है क्या? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक्ट्स एज अ जैम एंड देन दिस एक्ट्स एज अ ब्रेड, और स्प्लिनिक मैक्रोफेजेस आके क्या करते हैं? इसको खा लेते हैं। अब इसको खा रहे हैं ये, तो इसकी हीमोलिसिस हो रही है, और हमारे पास क्या हो रहा है? ये कम हो रही है, तो क्या हो रहा है? एनीमिया। तो ये दो किस्म से हो सकता है हमारे पास, या आईजीजी या फिर आईजीएम। आईजीजी से अगर होगा ना, तो वो हमारे पास होगा वार्म ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। क्या होगा? वार्म ऑटो इम्यून, मतलब कि ये तब बॉडी के रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड करेंगे जिस वक्त टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा? वार्म। मतलब कि थोड़ी हीट ज़्यादा होगी। हीट कहाँ पे होती है? इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के सेंटर में जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, वहाँ पे हमारे पास क्या होगी? आईजीजी बाइंड करेंगे विद द इम्यून सिस्टम, और हमारे पास क्या हो जाएगी? हीमोलिसिस। लेट्स सपोज ये हमारा रेड ब्लड सेल है, और ये इसका एंटीजन है, उसके साथ हमारे पास एंटीबॉडी बाइंड कर गया। कौन सी? आईजीजी एंटीबॉडी। और स्प्लीन के मैक्रोफेजेस ने आके इसको खा लिया। अब क्योंकि ये इन द सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर में हमारी क्या आ जाते हैं? विसरल ऑर्गन्स आ जाते हैं ना पेट के, तो उसमें हमारे पास स्प्लीन है। तो हमारे पास ये ज़्यादा क्या होगी? एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस। ये ज़्यादा क्या है? एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस। क्यों? क्योंकि ये स्प्लीन के मैक्रोफेजेस खा रहे हैं। स्प्लीन के मैक्रोफेजेस क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये इन द सेंटर हो रही है। इन द सेंटर क्यों हो रही है? क्योंकि वार्म टेम्परेचर है। वार्म टेम्परेचर मतलब सेंटर बॉडी, सेंट्रल बॉडी मतलब कि स्प्लीन, स्प्लीन मतलब कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस। तो इसको रीड कर लेते हैं। अच्छा, इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? इसकी रीज़न एक तो होती है हमारे पास एसएलई, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। इसमें हमारे पास क्या होता है कि बॉडी अपने सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देती है। उसमें वाइट ब्लड सेल्स भी आ सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी आ सकते हैं, प्लेटलेट्स भी आ सकते हैं। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। दूसरा हमारे पास है क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, CLL। इसमें हम लोग ये आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है कि एक तो हमारी जो बी सेल्स है ना, बी सेल्स नाइव होते हैं, जब वो अभी वो मैच्योर नहीं हुए, उनकी प्रोलिफरेशन हो जाती है। वो मतलब नाइव बी सेल ज़्यादा हो जाते हैं, बी सेल नहीं बनते। बी सेल नहीं बनते तो क्या प्लाज्मा सेल बनेंगे? नहीं। प्लाज्मा सेल नहीं बनेंगे तो क्या एंटीबॉडीज़ बनेंगी? नहीं। तो एंटीबॉडीज़ कम हो जाती हैं। लेकिन जो एंटीबॉडीज़ ये नाइव बी सेल बनाते हैं ना, वो भी ख़राब बनाते हैं, और हमारे पास क्या होता है कि वो अपने ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी बना देते हैं, और जिनमें सबसे ज़्यादा क्या है? रेड ब्लड सेल। और उससे क्या हो जाती है हमारे पास? ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। तो ये हो जाती है हमारे पास इस तरह से। और अगर हमारे पास ड्रग्स देखा जाए, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि इस प्रोसेस को ज़्यादा कर देते हैं। मतलब कुछ ऐसा, एक हमारे पास ड्रग है जो कि जाके बाइंड कर जाता है हमारे पास किसके साथ? एंटीजन के साथ। रेड ब्लड सेल के एंटीजन के साथ ड्रग ने बाइंड किया, और इन दोनों के कॉम्प्लेक्स के साथ किसने बाइंड कर लिया? एंटीबॉडी ने। और एंटीबॉडी ने क्या किया? मैक्रोफेजेस को कहा कि खा जो इसको। दूसरा हमारे पास ड्रग्स एक और काम कर सकते हैं, वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास आईजीजी बनने हैं, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दिया है। तो ये भी हो सकता है हमारे पास। अब इसको रीड कर लेते हैं।
एंटीबॉडी मीडिएटेड आईजीजी या आईजीएम डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आईजीजी मीडिएटेड मतलब जब हमने पहले पढ़ी है, मीडिएटेड डिजीज यूजुअली इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस। क्यों एक्स्ट्रा वेस्कुलर होगी? क्योंकि मैंने बताया कि वार्म टेम्परेचर मतलब सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी में ऑर्गन्स, इसमें है स्प्लीन, स्प्लीन में क्या है, स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस, और स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस की वजह से जो होती है वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर होती है, आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स इन एन ऑर्गन स्प्लीन। अच्छा जी IgG binds to the red blood cells in relatively warm temperature of the central body warm agglutinin membrane of the antibody-coated red blood cell is consumed by splenic macrophages resulting in spherocytes. स्फेरोसाइट्स हमारे पास क्या होती हैं? ये ऐसे मतलब रेड ब्लड सेल टूटे एसोसिएटेड विद SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, जिसमें हमारे पास बॉडी अपने सेल्स के अगेंस्ट बना रही है एंटीबॉडी, जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स शामिल हैं। CLL जो मैंने बता दिया कि नाइफ बी सेल की प्रोलिफरेशन है, रेड जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे कम बनेंगे, जो बनेंगे वो रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करनी। और सर्टेन ड्रग्स, पेनिसिलिन हो सकती है, सेफलोस्पोरिन हो सकती हैं, ड्रग्स में अटैच टू रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन विद सब्सिक्वेंट बाइंडिंग ऑफ द एंटीबॉडी टू द ड्रग मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स। मतलब कि क्या हुआ कि ये ड्रग जो है ये इसकी मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर गई। ये एंटीजन हो सकती है डायरेक्टली मेम्ब्रेन के साथ भी बाइंड कर गई, लेट्स सपोज, तो उसके अगेंस्ट क्या होगी? एंटीजन ओ एंटीबॉडी, और वहाँ पे क्या आ जाएगी? मैक्रोफेज। समझ आ गई? अच्छा जी, उसके बाद ड्रग में इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, प्रोडक्शन को कॉज करा सकते हैं, जैसे कि अल्फा मिथाइल डोपा दैट बाइंड्स टू द सेल्फ एंटीजन्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? हम लोग जो ड्रग है जो कॉज कर रही है वो बंद कर दें। स्टीरॉयड्स, बिकॉज स्टीरॉयड्स आर इम्यून सप्रेसेंट्स, स्टीरॉयड्स हमेशा इम्यूनिटी को कम करते हैं। तीसरा IVIG इंट्रावेस्कुलर इम्यूनोग्लोबिन, ये क्या करेंगे? अगर हम लोग बाहर से कुत्ते को हड्डी देते हैं, हम लोग, कुत्ता हमारी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ खा रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज कुत्ते के मुंह में हमारी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो खा रहा है, हम कुत्ते को हड्डी डाल देंगे तो कुत्ता क्या करेगा कि वो हड्डी खाने लग जाएगा। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे IVIG डाल दें, IVIG इंट्रावेस्कुलर इम्यूनोग्लोबिन, तो स्प्लीनो मैक्रोफेजेस इसको खाने लग जाएंगे, तो इसको नहीं खाएंगे, तो ये बचत हो जाएगी हमारी। उसके बाद इफ़ नेसेसरी स्प्लीनेक्टोमी, ये स्प्लीन का कर रहा है ना सब कुछ, स्प्लीन के मैक्रोफेजेस हैं, स्प्लीन में हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनते हैं, स्प्लीन की निकाल दी हमने, स्प्लीनेक्टोमी कर दी। अच्छा, स्प्लीनेक्टोमी जब होती है तो हमारे पास क्या, इट्स अ क्वेश्चन, व्हेन स्प्लीनेक्टोमी अकर्स देन व्हाट इज़ द मतलब फाइंडिंग ऑन ब्लड स्मेयर, मतलब हम ब्लड स्मेयर में क्या देखते हैं? we see red blood cells with Howell Jolly bodies. What are Howell Jolly bodies? जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है वो, क्योंकि स्प्लीन ख़त्म करता था रेड ब्लड में सेल में से, तो वो नहीं ख़त्म होगा इसके बाद स्प्लीनेक्टोमी के बाद। अच्छा, दूसरी टाइप होती है हमारे पास IgM, ये क्या होती है हमारे पास? इसे कहते हैं हम लोग कोल्ड एग्लूटिनेशन, कोल्ड एग्लूटिनेशन डिजीज़, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है? बॉडी बना रही IgM, ठीक है। अब ये क्या है? कोल्ड टेम्परेचर में होती है। कोल्ड टेम्परेचर हमारा कहाँ पे होता है? सेंट्रल ऑफ बॉडी या फिर इन डिफरेंट एक्सट्रीमिटीज़, मतलब ठंड लगती है तो सबसे पहले उंगलियां वाइट हो जाती हैं, या पैरों की उंगलियां, मतलब जितना हम सेंटर से दूर जाएंगे उतना बॉडी ठंडा होता है। तो ठंड में क्या है हमारे पास? ब्लड वेसल यहाँ पे मौजूद है ना, तो हम लोगों ने इस तरह से याद रख लेना इसको, ये मैंने अपने से मतलब निमोनिक बनाया हुआ, ठीक है, कि अगर इनसाइड इन द सेंटर है तो स्प्लीन है, मतलब कि हमारे पास हीट है, और हमारे पास स्प्लीन है तो मतलब कि एक्स्ट्रावेस्कुलर। अगर एक्सट्रीमिटीज़ में चले जाएँ तो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब इंट्रावेस्कुलर। और ये क्या? कोल्ड, कोल्ड किससे हो रही है? IgM से। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास कि कोल्ड टेम्परेचर क्या करता है? IgM की बाइंडिंग करा देता है रेड ब्लड सेल के साथ, जो कि किसको उस क्या करते हैं? एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को, ठीक है। बस याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जब भी एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करा देते हैं? डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय कर देते हैं इस सेल को, ठीक है।
तो ये करते किस तरह, ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है, आगे पढ़ेंगे अभी। तो हमारे पास डिस्ट्रक्शन हो गई है किसकी, रेड ब्लड सेल की, थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। याद रखना आईजीजी किस वजह से हुआ है, स्प्लीन में स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस। आईजीएम किसकी वजह से हुआ है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। IgM mediated disease can lead to intravascular hemolysis. IgM binds to red blood cells and fixes complement in relatively cold temperature, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है इसकी अभी समझ नहीं लगेगी, चैप्टर 2 पढ़ने के बाद समझ लगेगी। मतलब ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखना, ठीक है। एसोसिएटेड विद माइकोप्लाज्मा नमोनिया एंड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस, ये इन डिजीज़ में हमारे पास IgM ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद अच्छा टेस्ट, how will we know that the patient is having immune hemolytic anemia? This is by Coombs test. हमने काफ़ी दफ़ा ये नाम सुना होगा, Coombs टेस्ट करें जी, Coombs टेस्ट। Coombs टेस्ट क्या है, ये दो किस्म का हो सकता है हमारे पास, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमारे पास क्या करते हैं हम लोग, हमारा पेशेंट है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसकी बॉडी में हम लोग ना खून लेंगे उसकी बॉडी में से, दैट सपोज हमने ले लिया क्या, ब्लड। इस ब्लड के अंदर हम लोग डालेंगे एंटी IgG या फिर हम डालेंगे एंटी कॉम्प्लीमेंट, एंटी IgG या एंटी कॉम्प्लीमेंट। अब दैट सपोज इसके अंदर रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर क्या मौजूद है, या तो मौजूद हो सकते हैं IgG के वो जो पहली वाली थी केस हमारे पास, ये वाली IgG अगर ये मौजूद है, या फिर हमारे पास क्या मौजूद हो सकता है, एंटी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन मौजूद है, या हमारे पास एक नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल मेरे जैसे का सेल है, ठीक है। अगर ये है हमारे पास, हमने एंटी IgG डाला, तो ये एंटी IgG का मतलब है कि इस IgG को क्या करेगा, ख़त्म। तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसके अंदर मौजूद है क्या, IgG अगेंस्ट द रेड ब्लड सेल। अगर हमने एंटी कॉम्प्लीमेंट डाला और यहाँ पे ये हो गया, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या मौजूद है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इसको क्या हो सकता है, पेशेंट को इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। और अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर दोनों चीज़ें मौजूद नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें क्या आगे इसके साथ कोई रिएक्शन शो करेंगी, नहीं। इसका मतलब है पेशेंट इज़ नॉर्मल। और दूसरी इनडायरेक्ट केस में हम लोग क्या करेंगे कि पेशेंट का ब्लड नहीं लेंगे, हम लोग पेशेंट का सिर्फ सीरम लेंगे। सीरम सीरम में क्या होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स निकाल के बाकी चीज़ें बची हुई हैं वो डालें। और उसके अंदर क्या हमारे पास ये ब्लड सेल्स भी तो ये IgGs भी तो होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स माइनस किए, लेकिन ये IgG तो मौजूद है ब्लड में। तो यहाँ पे लेट्स सपोज IgG मौजूद है, फिर हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, टेस्ट सेल, मतलब वैसे ही कोई रेड ब्लड सेल डाल दी बाहर से, और हमने क्या डाल दी, एंटी IgG। तो अगर हम लोगों ने बाहर से एक सेल डाल दिया और IgG पहले से मौजूद है, वो इसके ऊपर आके बाइंड कर देगा, और फिर एंटी IgG भी आके इस पर बाइंड कर देगा, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमारे पास Coombs टेस्ट इज पॉजिटिव। डायरेक्ट Coombs टेस्ट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट कोटेड RBCs व्हेन एंटी IgG और कॉम्प्लीमेंट इज एडेड patient red blood cells agglutination occurs if RBCs are already coated with IG or complement. This is the most important test for immune hemolytic anemia. In indirect Coombs test, we confirm the presence of antibody in patient serum. Anti-G and test RBCs are mixed with the patient serum. Agglutination occurs if the serum antibodies are present. अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ये एक
ब्लड वेसल है, इसमें किसी किस्म की थ्रोम्बस बन गया। अब यहाँ से कोई भी ब्लड सेल गुजरेगा तो वो क्या हो जाएगा, टीयर हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगी और क्या बन जाएंगे, शिस्टियोसाइट्स। इसमें हमने 2 डिजीज़ पढ़ी थी। एक थी हमारे पास ये क्या थी, टीटीपी, थ्रोम्बोसिटिक थ्रोम्बोसिटिक परप्यूरा। दूसरी थी हम लोगों ने पढ़ी HUS, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज़ें कॉज कर सकती हैं हमारे पास, एक डिजीज़ होती है HELLP, हेल्प। इसमें हमारी ना मतलब प्रेग्नेंट औरत के अंदर जो है ना ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद हमारे पास अगर क्या होगी, पेशेंट को हार्ट में स्टीनोसिस हो गई है, माइट्रल स्टीनोसिस या एओर्टिक स्टीनोसिस, ये एक हार्ट है, इसमें यहाँ वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, दरवाजे। अगर ये बहुत सख्त हो गए हैं और ब्लड सेल जब यहाँ से पास कर रहा है तो ये प्रॉपरली खुल नहीं रहे, तो क्या होगा, बड़ी मुश्किल से यहाँ से इस ब्लड को गुजरना पड़ेगा। ये ऐसे खुल नहीं रहे आसानी से, तो यहाँ पे टूट जाएंगे रेड ब्लड सेल, तो ये भी हमारे पास कॉज कर सकती है। तो ये क्या हमारे पास, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, intravascular hemolysis that occurs from vascular pathology. RBCs are destroyed as they pass the circulation. Iron deficiency anemia can occur with chronic hemolysis. Occurs with मतलब हमारे पास ज़ाहिर सी बात है रेड ब्लड सेल टूट रही हैं तो आयरन जो है ज़्यादा यूज़ होगी रेड ब्लड सेल बनाने में, तो आयरन भी डेफिशिएंसी हो सकती है। अच्छा जी, अकर्स विद माइक्रोथ्रोम्बाई, उसके बाद TTP, HUS, DIC में भी हमारे पास क्या बन रहा था, डिसेमिनेटेड इंटर वेस्कुलर कोएगुलेशन हो रही थी ना DIC में भी, वैसे ही कहीं पे क्लॉट बनी जा रहा था DIC में। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, इसको रिवाइज करना है। और प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स एंड एओर्टिक स्टेनोसिस, इसमें भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, शिस्टियोसाइट्स क्या, टूटे हुए रेड ब्लड सेल्स ब्लड स्मेयर में नज़र आएंगे। उसके बाद मलेरिया जब होता है ना तो रेड ब्लड सेल्स डैमेज होते हैं। किस तरह डैमेज होते हैं कि मलेरिया, ये रेड ब्लड सेल है ना, मलेरिया आता है, ठीक है, मलेरिया का जो हमारे पास वो है प्लाज्मोडियम, उसका जो नॉर्मल हमारे पास लाइफ साइकिल है ना, वो इस तरह से है कि जब वो अपने प्रॉपर एक लाइफ साइकिल ग्रोथ करता है और अपने बच्चे एक किस्म के देता है, तो उसका जो रेड ब्लड सेल है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इन अ नॉर्मल लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आया मलेरिया का, उसने अब क्या किया, इसकी मशीनरी यूज़ करके अपने आप को डबल किया, ट्रिपल किया, और इतने में वो रेड ब्लड सेल हमारा RBC डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये रीड कर लेते हैं। इन्फेक्शन ऑफ RBCs एंड लिवर विद प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है, प्लाज्मोडियम। RBCs rupture as a part of plasmodium life cycle resulting in intravascular hemolysis and cyclic fever। फीवर जो होता है ना हमारे पास डेली होता है, किस केस में, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में, और हमारे पास एक दिन छोड़ के एक दिन फीवर होता है किस में, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल में, वाइवेक्स और ओवेल, ठीक है, और फैल्सीपेरम। इस प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट हमारे पास कौन सी 3 डिजीज़ में इम्यूनिटी थी पेशेंट के अंदर, एक थैलेसीमिया, एक G6PD डेफिशिएंसी, और एक जो सिकल सेल एनीमिया, याद होगा पीछे हम लोगों ने पढ़े हैं ये। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्प्लीन ऑल्सो कंज्यूम सम इन्फेक्टेड RBC। कोई इन्फेक्टेड RBC है, या तो डिस्ट्रॉय हो गया या उसमें इन्फेक्शन आ गया, तो स्प्लीन क्या करता है, हमारा इन्फेक्शन वाले RBCs को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो स्प्लीनोमेगैली भी हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा RBCs वहाँ टूट रहे हैं तो वो एक किस्म की फैल जाएगी स्प्लीन, तो वो स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो जाएगी, इनलार्ज्ड,